गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम बीएससी में बिजनेस सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने बैंकिंग को स्टडी किया था। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस इज समथिंग वेयर रिस्क इज एसोसिएटेड ऑलवेज। हमेशा क्या होता है, बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें रिस्क हमेशा एसोसिएटेड होता है। तो रिस्क क्या होता है, आप लोगों को पता है ना, रिस्क जोखिम। कोई भी हम काम करते हैं तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि इनमें अगर लॉसेस, कभी भी नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, उसे हम रिस्क कहते हैं। किसी भी चीज का हमेशा कोई ना कोई खतरा बना हुआ होता है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसे हम रिस्क कहते हैं। तो रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक सारी चीजें ठीक चल रही थी, अचानक से कोरोना हो गया। कोरोना से बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर बहुत बैड इम्पैक्ट आया, तो ये प्रेडिक्टेड नहीं था। तो रिस्क है हमेशा एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, टेक्निकल चेंजेस की वजह से, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसे हम रिस्क कहते हैं। और रिस्क हमेशा बिजनेस में बना रहता है। तो इंश्योरेंस इज दैट टेक्निक बाय विच यू कैन मिनिमाइज द रिस्क। तो इंश्योरेंस वो टेक्निक होती है जिससे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ बाय गिविंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी। एक पर्टिकुलर अमाउंट देकर, एक उसकी फीस देकर हम जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन। ये क्या होता है, क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या, एक फिक्स कंसिडरेशन के बदले में, एक फिक्स अमाउंट के बदले में वन पार्टी प्रॉमिस टू पे, जो एक पार्टी प्रॉमिस करती है देने के लिए, आइदर एट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के, किसी रिस्क के होने पर, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड, या किसी पर्टिकुलर समय के लिए। जैसे जो इंश्योरेंस होते हैं आपने देखे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जनरल इंश्योरेंस होते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होने पर हम इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, पहले से एक फिक्स पीरियड के लिए, सपोज 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए हम क्या लेते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं। अगर इन बिटवीन कुछ डैमेज हो जाता है, कोई भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारा जो भी नुकसान होता है उसको बियर करती है। तो ये क्या है, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए हमने क्या कर लिया, एक इंश्योरेंस ले रखा होता है। ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंश्योरेंस में समझने के लिए, सबसे पहले होता है इंश्योरर। कौन होता है, इंश्योरर। इंश्योरर होता कौन है, इंश्योरर वन हु डज द इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल हु टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिस्क। तो इंश्योरर होता है जो रिस्क की गारंटी लेता है, यानी कि द इंश्योरेंस कंपनी। आपने देखा ना, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी होते हैं, उनको इंश्योरर करते हैं। जो इंश्योरेंस देने वाला जो होता है उसे हम इंश्योरर बोलते हैं। उसके बाद है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब होता है जनरली पेज द फीस टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पैसे देकर इंश्योरेंस खरीदता है उसे हम इंश्योर्ड कहते हैं। फिर है प्रीमियम, PREMIUM। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो जो प्रीमियम क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर एक सर्टेन अमाउंट लगता है, एक फीस लगती है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। उसे आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, लंप सम में पे कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा प्रीमियम होता है इंश्योरेंस को खरीदने के लिए। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंश्योरर और इंश्योर्ड में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बदले में एक फी लगती है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको मैंने इंश्योरेंस की डेफिनेशन बताई थी। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस मैंने आपको बताए, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंसेस होते हैं, मरीन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, थेफ्ट इंश्योरेंस है। ये सब क्या है, जनरल इंश्योरेंस के पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ये अलग होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस आपके घर पे बहुत सारे लोग अपना इंश्योरेंस करा लेते हैं, मम्मी पापा बच्चे सबका इंश्योरेंस करा लेते हैं। वो हमारा क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है कि सपोज समथिंग गोज बैड इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, द कंपनी विल पे अ पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस। सपोज किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया और उसे कल को कुछ हो जाता है, तो उस केस में उसे क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट उसकी फैमिली को मिल जाती है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें, उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। दिस इज
इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी हम करेंगे। ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कि क्या क्या चीजें should be considered while you are going to purchase an insurance। तो क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या मुख्य बिंदु है, क्या क्या मुख्य प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के। द फर्स्ट इंश्योरेंस इज the first principle is principle of the utmost good faith। utmost good faith का मतलब ये होता है कि बेटा जो इंश्योरर होता है और जो इंश्योर्ड होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी पॉइंट टू ईच अदर, यानी कि वो पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सारी चीजों को सच्चाई से बताएगा, इंश्योरर भी और इंश्योर्ड भी, यानी कि इंश्योर्ड अपनी सारी चीजों को बताएगा और जो इंश्योरर है वो भी हर टर्म और कंडीशन को क्लियरली मेंशन करेगा, कोई भी चीज को एक दूसरे से धोखा नहीं करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ utmost good faith means it refers that though no material or important fact should be concealed by both the parties at the insurance contract, यानी कि इंश्योरेंस के समय पर at the time of contract no one will conceal any kind of information from each other, they will disclose each and every point to each other, यानी कि वो सारी चीजें एक दूसरे को बताएंगे at the time of contract। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैं जिस चीज का इंश्योरेंस करा रहा होता हूँ दैट शुड बी रिलेटेड टू मी, डायरेक्टली रिलेटेड टू मी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा दूं और कल को उसमें नुकसान हो जाए तो बेनिफिट मुझे मिलेगा, नहीं। द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू मी फॉर दैट आई कैन टेक इंश्योरेंस। जो चीजें मुझसे सीधे जुड़े हुई है, अपनी कार का, अपनी लाइफ का, अपने बच्चों का, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपने घर का, अपने कारोबार का, अपने बिजनेस का, व्हाटएवर डायरेक्टली रिलेटेड टू यू दैट हैव एन इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन यू, फॉर दैट ओनली यू कैन टेक इंश्योरेंस। समझ में आ गया बेटा? इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप किसी दूसरे के पापा के लिए, किसी दूसरे की वाइफ के लिए, किसी दूसरे के बच्चों के लिए, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, कंपनी, गाड़ी आदि पर इंश्योरेंस नहीं करा सकते, नहीं ले सकते। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। It refers that the insured can get only the compensation against actual loss and he cannot make profit out of insurance। Principle of indemnity का मतलब क्या है कि insurance is basically to share the loss, to minimize the loss that is not for profit। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने कार इंश्योरेंस खरीदा और आपने कार इंश्योरेंस खरीदा 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीस का आपने इंश्योरेंस खरीदा और आपकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपका खर्चा आता है 50,000 रुपीस। द कंपनी विल पे ओनली 15,000, नॉट 2 लाख ऑफ रुपीस, बिकॉज द एक्चुअल लॉस इज फॉर 50,000। सो इंश्योरेंस इज बेसिकली टू मिनिमाइज द रिस्क दैट इज नॉट फॉर योर प्रॉफिट। तो आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा 50,000। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में आग लग जाती है, उसने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है लेकिन उसका नुकसान 2 लाख रुपए का हुआ, तो कंपनी उसे 10 लाख रुपए पे नहीं करेगी, कंपनी विल पे ओनली 2 लाख ऑफ रुपीस एज दैट इज द एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या होता है? बेसिकली फॉर द रिस्क शेयरिंग, जस्ट टू मैनेज योर लॉसेस, नॉट फॉर योर प्रॉफिट। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी कहता है क्या है? तो ये प्रिंसिपल नंबर 4 है जो कहता है कि आपको वो सब चीजें करनी होगी जो सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कार इंश्योरेंस खरीदा तो कार इंश्योरेंस ये कहता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो देयर मे बी चांसेस दैट यू विल गेट एन एक्सीडेंट। समझ में आ रहा है? अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो पॉसिबल है कि आपका एक्सीडेंट होगा, तो उस केस में आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। द इंश्योरेंस विल नॉट बी वैलिड इफ यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा। उस वाले कंडीशन में आपको कोई भी कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी गाड़ी का प्रॉपर्ली क्या कराना होगा, आप प्रॉपर्ली उसकी सर्विस कराएं। अगर आप सर्विस नहीं कराते हैं और गाड़ी में कोई डैमेज होगा तो कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग वेरी नाइसली, वेरी कामली, वेरी प्रॉपर्ली, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उस प्रॉपर्टी का, उस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी किसी
प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस कराया और वहां पर आपने उसको केयर टेकर नहीं है उसका कोई, और वहां पर चोरी हो जाती है, सपोज वहां पर गार्ड नहीं है या आपने सीसीटीवी कैमरास प्रॉपर्ली नहीं लगवाए हुए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू शुड प्रॉपर्ली टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी। अब वहां पर कोई ना कोई गार्ड होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है और वहां पर चोरी हो जाती है, दैट ऑल रिस्पांसिबिलिटी लाइज अपॉन यू, सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? आपके ऊपर होगी। सपोज किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो वहां पर फायर फाइटिंग की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में जब फायर फाइटिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर आग लग जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे यू एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि सारी फैसिलिटीज को आप मेंटेन करें। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। बच्चों समझ में आ गया होगा? अब आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज की बल्क है, आपने 100 रुपीज का इंश्योरेंस ले रखा है, जिसमें ए कंपनी से 50 रुपीज का और बी कंपनी से आपने 40 रुपीज का और सी कंपनी से आपने 10 रुपीज का इंश्योरेंस ले रखा है। क्लियर हो गया? और आपको सपोज 20 रुपीज का नुकसान हो जाता है, सपोज आपको 20 रुपीज का नुकसान हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये भी 20 पे करेगा, ये भी 20 पे करेगा। सपोज ये 30 है और ये 20 है, ठीक है बच्चों? तो ऐसा नहीं है कि ये भी आपको 20 पे करेगा, क्योंकि लॉस तो आपको हुआ है। तो 20 20 20 तो आपको अमाउंट मिलना चाहिए 60। लेकिन हमने अभी पीछे एक रूल पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था कि दैट इज फॉर एक्चुअल लॉस, दिस इज नॉट फॉर योर बेनिफिट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये उसी रेशो में आपको पे करेंगे। दे विल नॉट पे यू 20 20 एंड 20, दे विल पे इन द रेशो द एक्चुअल अमाउंट दे हैव, 50 30 और 20 के रेशो में 50 20 और, तो इसका जो 50% हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, इसका जो 30% हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और इसका जो 20% होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस रेशो में ये आपको क्या करेंगे? उस रेशो में आपको ये कंपनसेट करेंगे। यानी कि जो ए कंपनी है वो आपको 10 रुपीज, अगर एक्चुअल लॉस आपका 20 है तो आपको 10 रुपीज कौन पे करेगा? द ए कंपनी विल पे यू 10, बी कंपनी विल पे यू ₹6 एंड सी कंपनी विल पे यू ₹4। दे विल नॉट पे यू 20 20 एंड 20, दे विल कंपनसेट यू इन द रेशो। ठीक है, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हम जो इंश्योरेंस कराते हैं दैट इज बेसिकली फॉर maintain your losses, to compensate your losses, not for your profit। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों ये अच्छे से? आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन means it refers that when the insurer compensates the insured, then all the right related to the subject matter of insurance get transferred to the insurer। For example, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कार है गॉट डैमेज 100%, समझ में आ गया? आपकी गाड़ी डैमेज हो गई 100% और कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया उसके लिए, कंपनी ने उसके लिए आपको कंपनसेशन दे दिया। तो अब ये जो डैमेज कार है that ownership will be transferred to the insurance company, यानी कि जो कबाड़ा है उसको कौन लेकर जाएगा? that particular insurance company। क्योंकि अगर आप उस कबाड़े को बेच देंगे तो 10-20-50 हजार रुपए कमा लेंगे, तो वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। ऑलरेडी आपको कंपनसेट किया जा चुका है, ऑलरेडी आपको कंपनसेट किया जा चुका है, यानी कि कंपनसेशन के बाद जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है। इसके लिए जो इंश्योरर होता है वो अपनी उस चीज को ले लेता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सामान है, आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, उसमें आग लग गई तो उसका कुछ पार्ट क्या हुआ? जल गया। तो यानी कि सपोज 10,000 में से उसकी जो वैल्यू है वो 2,000 रुपीज रह गई, तो कंपनी जो है वेदर कंपनी विल कंपनसेट यू फॉर 8,000, या तो कंपनी आपको 8,000 रुपए देगी, क्योंकि 2,000 वर्थ ऑफ रुपीज 2,000 वर्थ ऑफ थिंग्स इज स्टिल लाइज विद यू, क्योंकि 10,000 में से 2,000 की चीज तो अभी भी आपके पास है। तो उस कंडीशन में कंपनी आपको 8,000 का कंपनसेशन देगी, या अगर वो 10,000 का कंपनसेशन देती है तो ये जो 2,000 रुपए की जो चीजें हैं दैट हैज बीन रिमेन्ड विद यू, द ओनरशिप विल ट्रांसफर टू द
कंपनी, यानी कि इस 2000 रुपए की चीज को कौन लेके चला जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी अपने अंडर में ले लेगी। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब है इट रेफर्स दैट द इंश्योरेंस insured should try to minimize the loss of the subject matter of the insurance even if it is insured। इसका मतलब क्या है कि आपको रिस्क को मिटिगेट करना है। अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करेंगे, यू आर सपोज टू मिनिमाइज द लॉस। मैंने आपको बताया अगर आपने अगेंस्ट थेफ्ट को इंश्योरेंस ले रखा है, चोरी के अगेंस्ट को इंश्योरेंस ले रखा है, थेफ्ट इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपको सीसीटीवी कैमरास भी लगाने होंगे, सिक्योरिटी भी आपको लगानी होगी, सो दैट कि चोरी होने के चांसेस कम से कम हो। अगर फिर भी चोरी होती है तो देन ओनली यू विल एबल टू गेट द कंपनसेशन। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से ही चोरी करा रहे हैं, आपने कोई गार्ड नहीं रखा, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, आपने सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए, आपने प्रॉपर गेट विंडोज नहीं लगवाए, ताला नहीं लगाया, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और बच्चों लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स दैट द प्रॉक्सिमेट और नियरेस्ट कॉज and not the remote cause shall be considered to establish the responsibility of bearing the losses। proximate cause को ही हमेशा मान्य माना जाता है। that means the insurance company will compensate for the loss suffered by the insured due to the causes mentioned in the insurance policy। यानी कि जो cause उसमें मेंशन है उसी के लिए आपको क्या होगा, कंपनसेशन मिलेगा। बट इफ द लॉसेस सफर्ड आर ड्यू टू द कॉजेस नॉट मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी और अन्य कारण से आपको नुकसान होता है, then the principle of proximate cause is followed। This principle suggests that under the condition where it is not possible to establish the cause of the loss, the proximate cause is allowed। ठीक है, for instance if a ship get damaged due to constant friction with iceberg and this causes damage to the stock as well, now this damage is to the stock which is insured, hence the insurance company will pay the compensation। for example ship का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब शिप के अंदर कुछ सामान भी है, तो अगर कोई वो टकरा कर सामान भी खराब हो जाता है शिप के साथ में, सपोज किसी शिप का हमने इंश्योरेंस लिया, शिप के अंदर वो सामान भी रखा हुआ है, तो अगर शिप के साथ साथ उस सामान को भी नुकसान होता है, then the company will have to bear the losses for that particular thing or that has been there loaded on the ship। ये समझ में आ गया, तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो बच्चों ये हमारा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को हमने प्रिंसिपल्स वगैरह सब स्टडी कर लिए हैं। आप लोगों को इसमें एक मरीन प्रिंसिपल ऑफ मरीन इंश्योरेंस है उसे पढ़ लेना, और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी इशू कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप मुझे बता देना। अब हम नेक्स्ट क्लास में पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।